बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज DGISPR की अहम प्रेस ब्रीफिंग थी जिसके अंदर उन्होंने फितना उल हिंदुस्तान के उन्वान से वो तमाम तर तफसीलात बताई हैं जो पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिशों की सूरत में सामने आई, जिसके शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें अलहदगी पसंद तहरीकों को जिन्होंने अलहदगी पसंदी का सिर्फ लिबादा ओढ़ रखा और जिसके पीछे फंडिंग सारी की सारी भारतीय रियासत की या भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की रही, वो किस तरीके से उनको फ़ंड्स मुहैया करते रहे, किस तरीके से उनको असलहा फराहम करते रहे, किस तरीके से उनके दिमागों के अंदर इस बात की तरवीज की जाती रही कि पाकिस्तान के अंदर हमले करो, और फिर जब आलमी मंजरनामे में भारत को हमले के जवाबी तौर के ऊपर जब खिफ़त का सामना करना पड़ा, हजीमत का सामना करना पड़ा, शिकस्त उठाना पड़ी और आलमी मंजरनामे में उसकी साख मुतासिर हुई, तो भारत ने हमारे मासूम बच्चों के ऊपर जो हमले किए हैं उसके शवाहिद भी बाकायदा तौर पे वो ताने बाने कैसे मिले वो बताए गए, किस साख्त का असलहा इस्तेमाल हुआ, माजी में किन साख्तों का असलहा इस्तेमाल होता था, और ये स्लीपर सेल्स जो हैं ये अफ़गानिस्तान से किस तरीके से जो है वो तरबियत हासिल करते थे, उसका पूरा मंजरनामा जो रखा गया है। इसके साथ साथ जो बजट तश्कील पा रहा है, बजट के हवाले से भी बात की जाएगी, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से भी बात की जाएगी। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, आपने की इज़्ज़त का सौदा किया, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी से सवाल किया है और ये भी कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुक के भारत के मफादात को कुर्बान क्यों किया। ये कितनी बड़ी शिकस्त है मोदी की, और दूसरा ये DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग पे क्या कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। या सर, 2 से 3 चीज़ें बड़ी क्लियर है। एक तो आज DGISPR साहब ने जितने सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस तरीके से एक एक वक़ूए को वाज़ेह तौर पे बयान किया कि कहाँ पर कौन किसकी सपोर्ट कर रहा था, उसमें कोई शक नहीं रहा कि हर जगह पे भारत मौजूद था, राह मौजूद थी, नरेंद्र मोदी की मर्जी मौजूद थी, भारत की तमाम मशावरत, भारत की तरबियत, भारत का पैसा, भारत के लोग, भारत के सहूलतकार, भारत के ट्रेनिंग कैंप, और तो और भारत के पाकिस्तान के अंदर उन लोगों से राब्ते जो हैं पाकिस्तानी लेकिन पैसे की खातिर भारतीयों के हाथ में क्यों है। इन सारे सबूतों के बाद मैंने उस दिन भी कहा था, बल्कि मैंने क्या बाकी भी लोग यही कहते हैं, इन सारे सबूतों के बाद क्या आज ही भारत को एक दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर नहीं कर देना चाहिए? इन सबूतों के बाद कोई चीज़ रह जाती है तो क्यों नहीं करते? हम बार बार कह रहे हैं जी अमेरिका हमारी सपोर्ट कर रहा है, बड़ी हमारे लिए बड़ा अच्छा, वाकई ट्रंप ने बड़ी अच्छी बात की है, हमारे लिए कर रहा है। हम कह रहे हैं बरतानिया भी हमारे लिए बड़ी अच्छी रखता है, हम कह रहे हैं फलां मुल्क भी रखता है। तो जब हम उन्हें सबूत दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं ये लोग जो है इसको डिक्लेयर करते कि ये एक दहशतगर्द मुल्क है? कनाडा ने सबूत दिए, अमेरिका ने सबूत दिए, और बहुत से ममालिक ने सबूत दिए। भारत के अपने जो ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने इकरार किया कि हमने पाकिस्तान के अंदर जाके मारे, उन्होंने इकरार किया कि हमने पाकिस्तान के अंदर हमला किया जी। उन्होंने जो वहाँ पे हमारे खिलाफ काम हो रहा था, तो काम कौन कर रहा था? 3 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा। फिर जिस बस को हुसदार में निशाना बनाया गया, क्या वो कर रही बच्चियां कर रही थी? क्या कहा DGISPR ने कहा कि 51 बच्चे इस वक्त ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, क्या वो कर रही थी? तो मुझे सिंपल सा एक, जब हम सबूत दे चुके हैं तो मेरा एक सवाल है उन तमाम कुव्वतों से कि जो शायद गज़ा पर तो उनकी नज़र कमज़ोर है, चलिए यहाँ पर देख के बता दें कि ये भारत जो है क्या ये दहशतगर्द मुल्क नहीं है? खुद भारत के अंदर से आवाज़ उठ रही है। अगर भारत के अंदर सबसे बड़ी अपोजिशन जमात के लीडर ये बात कह रहे हैं कि आपने सौदा कर दिया है, कह रहे हैं कि आपने भारत को बेच दिया है, कह रहे हैं कि आप दहशतगर्दी फैला रहे हैं, कह रहे हैं कि आप भारत को तबाह कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप भारत के अंदर दहशतगर्दी के कैंपों को आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद कुछ चीज़ रह जाती है। या सर, अब मैं नहीं समझता कि
अब हमें दुनिया को कुछ और दिखाने की ज़रूरत है। मैं इस्लामाबाद में था तो वापस आ रहा था तो मैंने दरिया झेलम देखा, खुश्क है, आबी जारियत भी जारी है, पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की जारियत भी जारी है, पाकिस्तान की सरहदों पर अपनी एक अलहदा वो तैयारी कर रहे हैं, उसका जवाब तो हमारी अफवाज पाकिस्तान दे देगी। आबी जारियत जो है उसका जवाब भी इंशाल्लाह पूरी कौम मिल के देगी। अब मसला सिर्फ सिंपल सा है, अगर हम इस इंतज़ार में रहे कि हमने जो सबूत दे दिए हैं इस पर आलमी बरादरी हमारा साथ देगी और भारत पर पाबंदी लगाएगी, तो वो दीवाने का ख्वाब है। भारत एक बड़ी मंडी है और बहुत से लोगों की बड़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे मौजूद है, ठीक है, और नहीं लगाएंगे उस पर पाबंदी। पाबंदी तो उसी दिन लग जानी चाहिए थी जब भारत के अंदर गुरुद्वारे जलाए गए थे, जब भारत के अंदर सरेआम कत्लेआम किया गया था, जब भारत के अंदर आप देखें क्रिश्चियनों के गिरजे नजर आतिश किए गए थे, जब भारत के अंदर मसाजिद को गिराया गया था, शहीद किया गया था, जब कश्मीर के अंदर जुल्म के इंतहा की गई थी, जब कश्मीर के अंदर आलमी अदारों के फैसलों का नहीं माना गया था। तो अब आप ये उम्मीद न लगाएं, अब हमने एक कौम बनकर और अपने अंदर जो सियासी लोग कौम नहीं बनने दे रहे उनको भी लगाम डाल के, यानी उन्हें समझा के, मैं लगाम का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता, आपको बुरा लगता होता अक्सर, चले नहीं लगता ना। अच्छा, ये आपने वो सारी हिसार की दीवार का इशारा मेरी तरफ रखा हुआ है। चले अब हमें दुनिया को नहीं दिखाना, ये क्या बहुत दिखा लिया हमने। अब हमने भारत को सबक सिखाना है, बिल्कुल सबक सिखाना है। वो जो 51 बच्चे जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, वो किसी लम्हे जिंदा है, किसी लम्हे शहीद हैं, हमने उनका बदला लेना है। हमने जिस तरह बदला लिया था अपने शोहदा का, उन मासूम बच्चों का, जिस तरह उनके नाम एक एक मसाइल पे लिखे गए थे, अब भी हमने लिखने हैं। हम ना इंतज़ार करें किसी आलमी सतह पर भारत पर आप कहें पाबंदी लग जाएगी, नहीं लगेगी। सही, हमने बदला लेना है और बदला लेने का ये इससे अच्छा वक्त कोई नहीं है। मैं सिर्फ एक बात ज़रूर कहूँगा कि उन ज़ुम्मेदार हलकों को कि जिनकी वजह से अवाम कौम बन गई है, कि अब कौम को ना टूटने दें। भारत टूट चुका है, उसके अंदर आवाज़ें उठ रही हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर कुछ लोग इसे दोबारा सियासत की नज़र करना चाहते हैं तो उन्हें भी रोका जाए। तो राणा साहब, वो आपको मुस्तकबिल करीब में किस हद तक इकदाम उठते दिखाई देते हैं, या मुस्तकबिल करीब में आपको क्या दिखाई देता है कि वो जो इत्तेहाद अपोजिशन का बन रहा था वो हुकूमत की तरफ माइल कैसे होगा? मुझे तो कुछ और दिखाई देता है। अभी चूँकि आज इशू कुछ और है, हम किसी और मौजू पे बात कर रहे हैं। मैं 3 दिन इस्लामाबाद रह के आया हूँ और बहुत सी जगह पे बहुत से लोगों को मिला हूँ, तो मुझे तो कुछ काफ़ी सियासी कुर्बानियाँ जो है ना वो नज़र आ रही हैं। मैंने तो एक जगह पे कुछ ऐसे लोगों के ऐसे क्वाइफ भी देखे हैं कि जब वो क्वाइफ नामे या क्वाइफ सामने आएंगे तो बड़े बासानी पता चलेगा कि पाकिस्तान को माली तौर पर गैर मुस्तहकम करने में अपने कौन कौन से प्यारे शामिल थे। यानी आपको आप तो वो लेके आए बड़ी ईद से पहले कुर्बानी की तैयारियों के वाले से। नहीं, कुर्बानी बड़ी ईद से पहले हो, बड़ी ईद से बाद हो, कुर्बानी कुर्बानी होती है, चाहे किसी के हकीके पे हो, चाहे सदके के बकरे की हो, और चाहे कोई भी हो, कुर्बानी तो कुर्बानी होती है। लेकिन मैं आपको एक ये बता दूं, कुर्बानी होनी है, कुर्बानी होनी है। अब देखिए कि वो कुर्बानी कितने अफराद की होती है और उसमें बेहतरी का अंसर कितना नुमाया। चले आपको अफराद भी बता देंगे अगले प्रोग्राम में ना, चले ठीक, अफराद भी बता देंगे। चले मैं आपको ये वादा करके जा रहा हूँ, नाम भी बता देंगे। ठीक, बहुत इसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा मंजरनामे में आज जो DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग थी, जिसके ऊपर हम गुफ्तगू पहले भी कर चुके हैं, इसका मज़ीद जो है वो अहाता करते हैं कि इस वक्त में कि जब भारत जो है वो स्लीपर सेल्स पाकिस्तान के अंदर अपने एक्टिव कर रहा है, और जब ये कयास आराइयाँ भी चल रही हैं, ये खदशात भी मंजर-ए-आम पे हैं कि वो इस महीने फिर कोई ऐसी दरअंदाजी या जारहियत करने की कोशिश करेगा जिसे बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर वो अपने नाम पे नहीं लेगा। तो इस ज़िमन के अंदर भारत की जो प्लानिंग है
वो बैनुल-अक़वामी सतह पर जिस हद तक मजरूह हुई, साख का मजरूह होना, डेलीगेशन का तश्कील देना और उसकी भी जो है वो बाज़गश्त कहीं भी सुनाई ना देना या सुनवाई ना होना, ये कितनी बड़ी उसके लिए हज़ीमत का बायस है। इस पर भी बात की जाएगी और पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे पर भी करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाज़ुल हक साहब ने। एजाज़ुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाज़ुल हक साहब, DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग आपने आज सुनी होगी। वफाकी सेक्रेटरी के साथ बैठ के उन्होंने जो प्रेस ब्रीफिंग करने के बाद भारत के अज़ाइम बेनकाब किए और जिस तरीके से नेक्सस उनका फितनाउल खवारिज के साथ है और इसे उन्होंने फितनाउल हिंद या फितनाउल हिंदुस्तान का नाम दिया, क्या भारत फिर से कोई ऐसी हरकत कर सकता है कि जिससे पुरानी हजीमत जो है उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये है कि ये कोई नया फिनोमेना नहीं है कि हम कहें यार कि अभी उन्होंने शुरू किया और अब ये बहुत अरसे से, यानी 9/11 के बाद भारत ने देखा कि पाकिस्तान ने जो 9/11 में फैसला किया है उसको अवामी मकबूलियत हासिल नहीं है, तो उन्होंने इसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया और पाकिस्तान में दहशतगर्दी को जितना फ़रोग मिला उसके पीछे भारत ही था। और इसको आप फितना उल RSS कहें, आप फितना उल खारिज की जगह, क्योंकि ये इनका ही शुरू किया हुआ मामला था। अफसोस इस बात का है और दुख इस बात का है कि हमने इसको बर वक्त जो है ना वो इसको उजागर नहीं किया। इसको हमने बर वक्त दुनिया में इस बारे में बात नहीं किया। हम खामोशी से रहते रहे जब तक कि हमारे 80,000 लोग जो है वो इस सारे मामले के अंदर शहीद हुए और उसी का नतीजा ये निकला आखिरकार हमारी खामोशी का कि हमने जाफर एक्सप्रेस पे भी उस तरह से आवाज़ नहीं उठाई जिस तरह से हमें उठानी चाहिए थी। हाँ, हल्का फुल्का हमने ज़रूर कहा, लेकिन इनकी दहशतगर्दी आप देखें ना, रियासती दहशतगर्दी कश्मीर में कर रहे हैं, वैसे दहशतगर्द कौम है। इन्होंने फिर सिविलियंस पे पाकिस्तान के अंदर मिसाइल मारे और कितनी दीदा दिलेरी के साथ जो है वो मोदी टेलीविजन पे आगे कहता है कि हमने दहशतगर्दों के उनके जो ठिकानों पे मारा और इन्होंने हम पर हमला कर दिया। यानी इसकी जुर्रत कैसे हुई है बात करने की, मुझे ये समझ नहीं आती कि ये कहे कि जनाब हमने दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया, आपने सिविलियंस को मारा, बच्चों को मारा और उसके बाद कहा कि ये किया। तो अब ये बात है कि मुझे ये मालूम था, मैंने ये पहले भी बात की थी कि इनकी वैसे तो पिटाई हो गई है, हवा में भी पिटाई हो गई है, ज़मीन पे भी पिटाई हो गई है और इनको पता है कि पाकिस्तान अब खामोश तमाशाई बन के तमाशा नहीं देखेगा। अगर हम एक मारेंगे तो वो 10 मारेंगे। तो अब उन्होंने क्या किया कि वही स्लीपर सेल्स जो इनके पहले से काम कर रहे थे उनको दोबारा एक्टिवेट कर रहे हैं। ज़्यादातर इनकी अभी चलेगी बलूचिस्तान की तरफ, क्योंकि अच्छी बात ये हुई है कि हालिया जो मीटिंग हुई है चाइना के अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की, और जो ऑप्टिक्स उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि चाइना का प्राइम मिनिस्टर एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ अफगानिस्तान हाथ पकड़ कर खड़ा हुआ है, तो ये पैगाम दिया है उसने। एक तो मेरे ख्याल है अफगानिस्तान को भी समझाया होगा कि आप गलत ना उलझें, पाकिस्तान ने आपके लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, और दूसरा दुनिया को पैगाम दिया है कि, और हिंदुस्तान को ख़ास तौर पर, कि अगर ये शरारत करोगे तो फिर इसका भी जवाब जो है वो तुम्हें दिया जाएगा। तो ये हालात बन रहे हैं। अभी मैं समझता हूँ कि अच्छा हमने ये बात करनी शुरू कर दी है, लेकिन उनको बावर करवाना पड़ेगा कि बाज आ जाएं, ये ना करें, क्योंकि तकलीफ पर उनको बहुत होगी और हम नहीं चाहते कि वो तकलीफ पहुँचे हों। एजाज़ुल हक साहब, ये वक्त है पूरी कौम के एक होने का। पूरी कौम एक थी, एक है। अचानक से आपकी पसंदीदा जमात मुस्लिम लीग नून की तरफ से दोबारा तनकीद के तीर बरसाए जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ को फिर निशाने पे लिया जा रहा है। क्या वजूहात है? चाहते नहीं कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आए, जहाँ वो समझ चुके हैं कि ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ कोई जमात ही नहीं है, हम जो मर्ज़ी इसको कर लें, उसके बावजूद हम असर कोई नहीं पड़ेगा। देखिए, ये वक्त जो है ये रिकन्सिलिएशन का वक्त है। ये वक्त जो है ये अच्छे फैसलों का वक्त है। ये वक्त कौम को यकजा करने का है, मुत्तहद करने का है, दुनिया को एक पैगाम देने का है कि जिस तरह हमने दिया है, और इसमें कोई शक नहीं
कि वो पाकिस्तान अवाम थी, दलेर अवाम थी, कि एक तरफ मिसाइल गिर रहे थे और दूसरी तरफ अवाम मोटरसाइकिलों पे जाकर देख रहे थे और नारे लगा रहे थे। तो इस मौके पर मेरे ख्याल में इट इज़ इन बैड टेस्ट अगर हम एक दूसरे पर तनकीद करना शुरू कर दें, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दें। तो मैं यही कहूँगा कि यकजहती का पैगाम जो है वो हमें देना चाहिए, और हुकूमत का ये काम है कि सबको साथ लेकर चले, उन्हीं के फ़ायदे में, ये किसी और के फ़ायदे में नहीं है। जितना इस्तेकाम होगा, जितना मुल्क मुत्तहद होगा, ये हुकूमत के लिए बेहतरी होगी। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे वक्त में इमरान खान की पैरोल पे रिहाई जो है वो तरजीहात में होनी चाहिए? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि यास्मीन राशिद हो गई, महमूद रशीद हो गए, उसके साथ साथ एजाज चौधरी हो गए, उमर हो गए, ये सारे जितने भी हैं, मैं समझता हूँ कि इन सबको पेरोल पे रिहा करना चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि अब इतना कोई ज़्यादा जो है वो एजिटेशन वगैरह करने की तरफ जाएंगे, या क्योंकि वो भी अब समझते हैं कि इस वक्त मुल्क को यकजहती की ज़रूरत है। और बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है खान साहब का, मैं ये नहीं बता सकता कि जी इस वक्त अदालतें क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, क्योंकि ये एक लीगल ओपिनियन है जो देना पड़ेगा। चलें, हम लीगल ओपिनियन पे तो नहीं आते, पता आपको भी है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। आप नहीं बताना चाहते तो एक अलग बात है। अदालतों के थ्रू ही हम बात करते हैं कि अदालतों के थ्रू ही सबकी रिहाई होनी चाहिए, चाहे पैरोल पे हो, चाहे ज़मानतों के ज़रिए हो। इस वक्त में जो मौजूदा सियासी हालात हैं, इस वक्त में एक हकूमती सियासी जमात का सियासी मुल्की इत्तेहाद हो, मैं मुल्की इत्तेहाद कहता हूँ, मुल्की जो इस्तेहकाम बना हुआ है, उसके इत्तेहाद को तोड़ना, क्या ये किसी के साथ नफ़रत है? मैं ये फिर अपने सवाल को दोहरा रहा हूँ, या किसी के कहने पे कर रहे हैं? नहीं, कहने पे कोई नहीं कर रहा, बस वो आपको मालूम है कि सियासत के अंदर थोड़ी बहुत जो है वो चलता रहता है आगे पीछे एक दूसरे के खिलाफ। कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना, कि खबरों में भी रहे बंदा। तो कुछ तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ कह के बंदा, आजकल तो सबसे ज्यादा इन रहते ही बंदा नरेंद्र मोदी के खिलाफ कह के। हाँ, यही बात मुझे समझ नहीं आती कि इतना बड़ा टारगेट आपको मिला हुआ है, तो आप फिर उसको छोड़कर तो छोटे छोटे टारगेट्स जो है वो अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो समझाएं राजा साहब, आपके तो दोस्त हैं, समझाएं उन्हें। समझाएंगे तो आपसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता। सर, आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में जो बजट तश्कील पा रहा है, अब जिस तरीके से शाहिद खान अब्बासी साहब भी कहते हैं मुल्क का दिफा कर्ज़ों की रकम से किया जा रहा है, तो अब बजट के खदो खाल में कोई तब्दीली देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमें अब पूरी तवज्जो देनी चाहिए अपने दफाई बजट पर भी। और अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त हमारे ऐसे हैं जिस तरह के वो उन्होंने कहा, एक मैं एंकर को देख रहा था हिंदुस्तान के टीवी पे, जिसे बहुत तकलीफ हो रही थी। उन्होंने कहा ये गरीब मुल्क है, ये बेकारी मुल्क है, ये फलाना है, लेकिन वक्त आने पे इनको हर चीज़ मुफ्त मिल जाती है। तो ये हमारी खुशकिस्मती है, हमारी दोस्त ऐसे हैं। चाइना अब हमारा एक ऐसा दोस्त है, तुर्की हो गया, अजरबैजान हो गया, गल्फ के अंदर जिन्होंने हमारी सारी सपोर्ट की है। तो मैं समझता हूँ कि अब वो देख भी रहे हैं पाकिस्तान की तरफ, तो इसलिए उनसे जाकर खुलकर बात करनी चाहिए। और वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तान की ज़रूरत सबको पेश आ जाएगी। अच्छा जहाँ साहब, आप बजट कैसा देख रहे हैं? बजट में इस दफ़ा तो मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि IMF ही बजट बना रहा है, तो अगला साल भी अगला बजट भी सिर्फ बनाना है जो खुद हुक्मरान कह रहे हैं। ये वाला बजट जो है, इसमें मुझे कुछ ज़्यादा इतनी रिलीफ नज़र नहीं आ रही कि ये दे सकेंगे, क्योंकि कंडीशंस ख़ास तौर पर बिजली की बात में, पेट्रोल की बात में, जहाँ पर ये जबरी टैक्स लेते हैं, उसमें ये मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना कोई IMF रिलीफ देगा। लेकिन कोशिश करेंगे तो इनको चाहिए कि एक बैलेंस बजट दें, उसमें लोअर सैलरी क्लास को जो है वो रिलीफ दें, और महंगाई को कम करने की कोशिश करें, और जो टैक्स भी लगाना है तो उन पे लगाएं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं टैक्स।
अच्छा एजाजुल हक साहब, अगर बैनुल अक़वामी मंजरनामे को देखें तो क्या तब्दीली देखते हैं आज की? अगर डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम ट्वीट पे नज़र दौड़ाएं तो उन्होंने कहा कि मैं एप्पल के जो CEO हैं टिम कुक, उनको बहुत पहले मैंने ये कहा था कि अगर आप आईफोन अमेरिका के अंदर बेचना चाहते हैं तो फिर आपको आईफोन अमेरिका के अंदर ही बनाना चाहिए। तो कहते हैं कि मैंने उनको ये कहा था कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ना तो इंडिया में हो ना ही कहीं और पे हो। चलें चाइना का तो समझ आता है कि एक आपसी मुकाबला है, लेकिन उन्होंने उस ट्वीट के एंड पे लिखा कि अगर ऐसा नहीं होता, ये केस नहीं बनता, तो फिर 25% जो टैरिफ है वो आयद रहेगा। तो ये वाज़े तौर पे इंडिया तो बड़ी मईशत, ये तो हमें मानना पड़ेगा दुनिया की बड़ी मईशतों में से है। इस तरह सरफे नज़र किन बुनियादों पे? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों बाकी तो जो किया और जो करेंगे, उसने एक दफ़ा इंडिया को हिला के रख दिया। और मेरा ख्याल है इतनी मार पाकिस्तान ने नहीं मारी उनको जितनी डोनाल्ड ट्रंप ने मार दी है। पाकिस्तान 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 का नाम लेकर एक मरतबा नहीं 8-8 मरतबा नाम लिए, और जहाँ पर भी गए टॉपिक सीरिया का, बात पाकिस्तान की। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। दूसरा, मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान ने दानिशमंदी से, होशियारी से काम किया तो अमेरिका पाकिस्तान की तजारत और अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होने का मुझे लगता है कि हो जाएंगे। और चाइना के साथ भी पाकिस्तान बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है अमेरिका चाइना के ताल्लुकात भी बेहतर करने के लिए। अच्छा जाहिर साहब, जंग भी हम जीत गए, सारा कुछ हो गया, डॉलर ऊपर जाते जा रहा है, पाकिस्तानी करेंसी नीचे आती जा रही है। ये सारी स्पेकुलेशन है। देखें ना, बजट से पहले ये स्पेकुलेशन होती हैं इसी तरह कि क्या बनेगा, क्या होगा। बजट के बाद 175 का हो जाएगा डॉलर। जी, मैं क्या बजट के बाद 175 रुपये का डॉलर हो जाएगा? नहीं, अभी एकदम तो कम नहीं होगा, लेकिन मेरा ख्याल है अभी ये सारी स्पेकुलेशन है इस वक्त। कुछ लोग डॉलर को खरीद कर रख रहे हैं, जैसे कि सोना रख रहे थे। तो जब मार्केट में उसकी सप्लाई कम हो जाएगी तो लाजमी बात है प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी। ये सारी स्पेकुलेशन है। जिस तरह स्टॉक मार्केट चंद लोग कंट्रोल करते हैं, इस तरह ये डॉलर प्राइसेस भी पाकिस्तान में चंद लोग हैं जो कंट्रोल करते हैं। अच्छा एजाज साहब, अगर देखा जाए चीनी काउंसिल जनरल का एक बयान मंजर आम पे आया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ इकदाम उठाए, चीन पूरी मदद फराहम करेगा। अब इस ज़मन के अंदर चीन का अगर हालिया, हमने माजी तो देखा किस तरीके से चीन ने दोस्ती निभाई, लेकिन हालिया जो उसके इकदामात हैं या उसकी तरजीहात हैं या उसका पाकिस्तान की तरफ झुकाव है, ये खित्ते में भारत के ताकत के तवाज़ुन को किस हद तक तब्दील करेगा? मेरा ख्याल है बहुत तब्दीली आएगी। भारत को एक दफ़ा समझ आ गई है। वो समझ रहा था कि चीन जो है वो खामोश तमाशाई बना रहेगा और मैं जो चाहूँगा वो करता रहूँगा, और अब उसको ये समझ आ गई है कि ये नहीं हो सकता। चीन ने बड़े वाज़े तौर पर, मेरा नहीं ख्याल कि आज तक किसी मुल्क ने इस तरह से किसी का साथ दिया हो जिस तरह चीन ने जो हमारा साथ दिया, दो टोक लफ्ज़ों में। यानी उन्होंने कोई अपने अब वैसे आपको ये तब्दीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि चीन जो है बड़े मुबहम अल्फाज में, बड़े धीमे लहजे में और बात करता है, सिफारती ज़ुबान उसकी ऐसी है, लेकिन इस बार सिफारती ज़ुबान के अंदर हमने तब्दीली देखी। आपने JF थंडर को हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ब्लंडर बना दिया है। इससे ज़्यादा चीज़ क्या चाहिए चीन को कि आज दुनिया में अगर कोई बात कर रहा है तो चीन के बारे में। आज कोई वो जो लोग कहते थे ना यार ये चीनी खिलौने चंगे नहीं ने यूरोप का लोग, तो अब उनको पता लग गया कि यार चीनी खिलौने भी उतने ही अच्छे हैं जितने इनके जहाज हैं, या इनकी जो PL-15 जो है जिस तरह वो अच्छे हैं, इसी तरह इनकी बाकी चीजें भी हैं। तो चीन को तो बड़ा बूस्ट मिला है। एक मेरा आखिरी सवाल है, जरा उसका मुख्तसर जवाब चाहिए था एजाज साहब, कि आप देख रहे हैं कि बजट के बाद कोई बड़ी सियासी तब्दीली? सर इसका मुख्तसर नहीं, थोड़ा सा मुफस्सल ही जवाब दें आप। देखिए, अभी फिलहाल तो ये कहना कबल वक्त होगा कि कोई बड़ी सियासी तब्दीली आएगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत भी कंफर्टेबल नज़र आ रही है और एस्टेब्लिशमेंट भी कंफर्टेबल नज़र आ रही है। मेरा ख्याल है कि तवज्जो अपने मेन टारगेट से नहीं हटानी चाहिए। ये जिस तरह ये आपने कहा ना कि एक दूसरे को तनकीद शुरू कर दी है, अभी इनको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। बड़ा शातिर आपका दुश्मन है। अभी इसने स्लीपर सेल जो है वो
जिंदा किए हैं पाकिस्तान के अंदर, ये बहुत आगे भी जा सकता है। तो इसलिए हमें अपनी पूरी तैयारी रखनी चाहिए, अपने टारगेट से जो है ध्यान नहीं हटाना चाहिए और फोकस रहना चाहिए। अपने टारगेट से ध्यान नहीं हटाना चाहिए और फोकस रहना चाहिए, इसी से हम बेहतरी की तरफ गामजन हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया एजाज उल हक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। फिर से एक बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ दिखाई देते हैं, लेकिन मुस्तकबिल में क्या कोई ऐसे इम्कानात हैं कि पैचअप हो जाए, या फिर इम्कानात हैं कि कोई बड़ी तहरीक जो है वो सर उठाए? इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने। हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, बानी PTI जो हैं पॉलीग्राफिक टेस्ट से तीसरी बार वो इनकार कर, तो आप क्या समझते हैं कि बारहा उन पे ये मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, या उनकी इनकार के पीछे कोई असल मसलहत मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्तईन। देखिए, अगर आप पॉलीग्राफिक टेस्ट के बारे में पढ़े ना, तो सबसे पहले उसके अंदर जो 2-3 मेजर प्रॉब्लम्स है। एक ये है कि उसकी जो एक्यूरेसी है वो 80% से ज्यादा नहीं है। ठीक है, सो दैट मीन्स के उसमें 20% की गलतियों की गुंजाइश है। ये एक बहुत बड़ी परसेंटेज है। फिर दुनिया में ज्यादातर जगहों पे जो कोर्ट्स हैं उनमें इसको एज एविडेंस तस्लीम नहीं किया जाता। नंबर 3, इसको ज्यादातर जगहों पे ना इसको एज क्रेडिबिलिटी इसकी सही नहीं है। अच्छा, इसके अंदर बहुत ज्यादा फॉल्स पॉजिटिविटी और फॉल्स नेगेटिविटी भी है। इसमें बाज जो लोग होते हैं वो इसमें जो चीजें मेजर करती हैं, आपका टेम्परेचर, आपके ब्लड प्रेशर, आपका पल्स वगैरह वगैरह वगैरह, तो इन अदर वर्ड्स वो सारी चीजें मेजर करती है जो आपके इमोशंस या किसी चीज के लिहाज से ऊपर नीचे हो जाते हैं। बाज लोग के लिए ये मतलब, अगर आपका सवाल कोई अजीब सा हो तो उसमें फॉल्स पॉजिटिविटी या फॉल्स नेगेटिविटी आ सकती है। कुछ लोगों ने अपने आप को ट्रेन किया होता है, वो इसके अंदर आपको, अगर उन्होंने गलत काम भी किया हो तो वो भी इसको पास कर जाते हैं। तो इसकी एज सच क्रेडिबिलिटी है नहीं। और बाकी जो हमारे जो मिनिस्टर्स और सारे लोग हैं, जिन लोगों ने बहुत सारे झूठ बोले हुए हैं, उनसे भी स्टार्ट कर लेते और देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन देखिए, जनरली स्पीकिंग ये जो टेस्ट है इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। सही। अच्छा, आपने तो टेस्ट ना करने वाली बात कह दी ना कि मियाँ साहब के पहले टेस्ट करें। ये तो आपने वो शर्त रखती है जिन्हें होना ही नहीं काम। मैं साबित हो गया हूँ कि मैंने गलत काम नहीं किया, तो अब मुझ पे ये टेस्ट करके देख लें तो आपको पता चल जाएगा इस टेस्ट कितना वो है। आपको पता चल जाएगा कि अगर उस टेस्ट ने वो बता दिया कि यार ये वाकई सच बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कोर्ट भी ठीक है। अगर टेस्ट कहता है कि यार इन लोगों ने ये गलत बयानी कर रहे हैं, तो फिर या तो कोर्ट गलत है और या फिर ये टेस्ट गलत है। तो उससे आपको पता चल जाएगा आप किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो व्हाई नॉट। आप दुरुस्त कह रहे हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तमाम सियासतदानों से ही पूछ लें, बल्कि एक ही काम पूछ लें ना, क्या ख्याल है इस टेस्ट के लिए? ये ना चेक कर लिया जाए फॉर्म 45 का कौन है और 47 का कौन है, ताकि रफरी मुके। आप कुछ भी कर ले, मैं तो यही कह रहा हूँ ना। लेकिन देखिए, मैं आपको साइंटिफिक बात कर रहा हूँ, मैं आपको पॉलीग्राफिक टेस्ट का दुनिया का इसके ऊपर क्या इंप्रेशन है मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो मेरे लिहाज से इस टेस्ट की कोई तुक नहीं बनती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि तहरीक की तैयारी हो रही है? देखिए, तहरीक तो एक मुसलसल चीज है, उसमें सिर्फ बाज दफा आप बाज चीजों के लिए जरा ज्यादा मुतहर्रिक हो जाते हैं। बाज दफा आप जरा जब वो जैसे होते हैं ना, बाज जगह वो जरा मुश्किलें आती है तो आप मुतहर्रिक हो जाते हो, जब आसानी आ जाती है तो आराम से जाते हैं। तो ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खुद बजाते खुद एक तहरीक है, तो वो तो चलती रहेगी, वो तो कभी रुकेगी नहीं। उसका चलना उस वक्त तक है जब तक ये मुल्क दोबारा अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए, जब तक ये मुल्क दोबारा मतलब उस पूरे जो नॉन डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जिसमें नॉन डेमोक्रेटिक प्रोसेस में मैं उन खानदानों की सियासत वाली भी बात कर रहा हूँ, जब तक हम इन खानदानों से जान नहीं छुड़ाएंगे सर, ये मुल्क नहीं ठीक होगा। इस खानदानों ने इस मुल्क को तबाह किया हुआ है। आप बेशक देख लें, इस मुल्क की हिस्ट्री देख लें, इस मुल्क की हिस्ट्री उस वक्त तक ठीक थी, उस वक्त तक ये इंडिया हर एक से आगे था, जब तक ये खानदान, मतलब इनकी पहली पीढ़ी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इनकी दूसरी और तीसरी पीढ़ी की बात कर रहा हूँ, ये लोग हमारे ऊपर नहीं आ गए। आप अगर जरा देख लें कि 1980 से जो काम खराब होना शुरू हुआ है,
उस वक्त तक दूसरी पीढ़ी पीपल्स पार्टी की आ चुकी थी। फिर उसके बाद लेट 90s में, लेट 80s में और अर्ली 90s में छोटे मियाँ साहब भी आ गए थे। तो अगेन वो सारी चीजें अगर आप देखें, फिर उधर से बाकी लोगों के भी देख लें, उनको भी सेकंड और थर्ड पीढ़ी आनी शुरू हो गई थी। तो अगर आप देखें ये आपस में कोइंसाइड करते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर मैं साइंटिफिकली देखूं तो दे आर द रीजन फॉर द डाउनफॉल ऑफ दिस कंट्री जी। अच्छा डॉक्टर साहब, बजट आने वाला है, बजट के हवाले से कयास आराइयाँ क्या हैं और बजट के हवाले से आप क्या देखते हैं कि कितनी बेहतरी के इम्कानात हैं या कितने मज़ीद टैक्सेस का नफाज है? देखिए, जो मुझे समझ आ रही है, जो आईएमएफ बजट बना रहा है इनके लिए, और ये आईएमएफ ने देखिए पहली बार पूरे सारे जिस तरीके से वो कर रहा है, अगेन दिस इज द फर्स्ट टाइम, ठीक है, कि आईएमएफ ऐसे बिहेव कर रहा है। आईएमएफ ने क्या कहा? आईएमएफ ने कहा कि यार जो आपके जो सर्कुलर डेट है उसको आप एक किस्म का वो शो कर लो, लॉस शो कर लो, उसको कहीं और पार्क कर दो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे? आप हर एक यूनिट को 4 रुपए महंगा कर लोगे। फिर उन्होंने कहा कि जी आप लोग ये जो एनवायरमेंटल या कार्बन एमिशन के लिहाज से जो पैसे लेते हो, अब आप क्या करोगे कि आप उस एमिशन के चूंकि पैसे ले रहे हो, तो वो सारी चीजें जो कि कार्बन एमिशन करती है, मेनली डीजल और पेट्रोल, आप उनको महंगा कर दो ताकि लोग डिस्करेज हो। और ये बात ही, अच्छा ये याद रखें कि जब हमारे दौर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट किया था, इन्होंने आते साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल को एकदम रोक दिया था। अभी उन्होंने वही इशारा किया, तो हर वो काम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था, इन्होंने आके उसको रोक के रिवर्स कर लिया। और यही वजह थी कि ये लोग एकदम डाउनफॉल में चले गए थे। ये लोग B+ से CCC- पे चले गए थे। उसके बाद फिर करते करते 3.5 साल इनको लग गए, ये अभी तक वहां नहीं आए जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में था। हमारा वो वाहिद दौर था पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री में, जहां एक पॉलिटिकल पार्टी ने मुसलसल 2 साल 6 GDP को टच किया था। हमारे दौर में पाकिस्तान की जो 75 साल हिस्ट्री है, उसमें सबसे ज्यादा लार्ज स्केल इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई थी। और यही वजह थी कि हमारे दौर में जो जॉबलेसनेस थी, जो अनएम्प्लॉयमेंट थी, वो तकरीबन कितना 5% पे चली गई थी, आज 9% पर है। हर चीज जो थी उस वक्त आज भी उधर तक नहीं पहुंची। तो मेरे ख्याल में ये क्या कोई रिलीफ दे सकेंगे? आपका एग्रीकल्चर सेक्टर के सबसे बड़े जो चीज है वो नेगेटिव में जा रहे हैं। मैंने आपको बताया, आपने जो चीज पॉजिटिव दिखाई और जिससे आप इसको फज कर रहे हैं, आपने क्या कहा? आपने कहा कि जी ये लाइफ स्टॉक हमारे पास 200% बढ़ गई है। अच्छा, लाइफ स्टॉक पे ये इमरान खान के ऊपर हंसते थे, वो कट्टे और मुर्गी और इसकी बात करते थे। आज इनको कट्टे मुर्गी वही बचा रहे हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन्होंने 8% बढ़ाई, हालांकि वो 8% नहीं है। तो बेसिकली ये हर उस चीज को एग्जेजरेट कर रहे हैं जिसकी आप प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएशन नहीं कर सकते, उसको ये करके ये फजिंग करते हुए कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान को के गरीब लोगों को रिलीफ मिलेगा? मेरा नहीं ख्याल के रिलीफ मिलेगा। अगर रिलीफ नहीं मिलेगा तो कहीं तहरीक इंसाफ उस वक्त का इंतज़ार तो नहीं कर रही कि जब रिलीफ ना मिले और आवाम ज़हनी तौर पर तैयार भी हो एक बड़े प्रोटेस्ट के लिए, तो तहरीक इंसाफ उस वक्त तहरीक तो नहीं चलाने का फैसला कर रहे? मैं एक बात बताएं, मैं एक सवाल उठाता हूं कि अगर तहरीक इंसाफ हो ना हो, आवाम को रिलीफ ना मिले, क्या वो तहरीक इंसाफ का इंतजार करेगी? ठीक है ना। आपसे मतलब लेट्स से, जो आप लोग अक्सर देखते होते हैं कि ये कराची में या लाहौर में या किसी जगह पे अगर कोई डाकू या कोई चोर मोहल्ले वालों के हत्थे चढ़ जाए, तो वो पुलिस का इंतजार करते हैं या उनको खुद ही कुटना शुरू कर देते हैं? ठीक कह रहे हैं आप। नहीं तो अब छोटे चोरों को खुद ही फेंटी लगाते हैं, बड़े चोरों को पकड़ता कोई नहीं। बड़ों को तो पकड़ नहीं सकते हो ना, आपने पकड़ना ही छोटों को है। तो अब तो ये बड़े भी हैं छोटे भी हैं, क्या करें? बड़े वाले सर, बड़े भी सर पकड़े जाते हैं, ऐसी बात नहीं है सर, बड़े भी पकड़े जाते हैं। लेकिन कुछ अरसा जब उन्हें बाहर खाना कम मिले, पाकिस्तान में नहीं सर, पाकिस्तान में देखिए
पाकिस्तान में इसलिए नहीं पकड़े जाते कि पाकिस्तान का जो जुडिशियल सिस्टम है ना वो लिक्विडेट हो गया। डॉक्टर साहब, अक्सर औकात बड़े चोर पकड़े जाते हैं सर, अब बाहर अगर पैसा कम हो जाए या बाहर आसाइशें कम हो जाएं तो वो फिर अंदर रख के वही पैसा या वो आसाइशें अंदर फराहम की जाती हैं सर। इनको अवाम पकड़ेगी, इनको अवाम पकड़ेगी, इनको अवाम पकड़ेगी, याद रखना, इनको अवाम पकड़ेगी। इन लोगों ने जुडिशियल सिस्टम को खत्म कर दिया है, इन्होंने इलेक्टोरल सिस्टम को खत्म कर दिया है, इन्होंने हर क्या कह सकते हो उसे गवर्नेंस सिस्टम को खत्म कर दिया है, इन्होंने हर लिहाज से अपने लिए काम कर दिया। लेकिन मुझे पता है कि अवाम इनको पकड़ेगी। केपीके का बजट अवाम दोस्त होगा? मुझे लगता नहीं है, कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट नो कि ये कैसे करेंगे। अगर थोड़ी देर के लिए कुछ कर ले, लेकिन मेरा ख्याल, मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसे काम करेंगे, मुझे नहीं समझ आती। खैर, आई एम नॉट अ फाइनेंस गाय, लेकिन मुझे नहीं समझ आती, क्योंकि जितनी जो बातें हो रही हैं, जितने जो लोग कर रहे हैं, वो ऑलरेडी ये लोग बहुत ज्यादा चीजों को फर्ज करें। आपके पास कॉटन जो है 35% नेगेटिव में गई है, आपके पास मेज तकरीबन 9% नेगेटिव में गई है, आपके पास वीट नेगेटिव में गई है। जब आपकी ये सारी चीजें नेगेटिव में जा रही है, इसका मतलब है आप इंपोर्ट करेंगे। लार्ज स्केल इंडस्ट्री हमारे दौर पे तकरीबन 65,000 ट्रैक्टर्स की वो बनी थी, इस दफा 25,000 खाली बने। तो ये ऑलमोस्ट उसका 1/3 आप ये देखें लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। आप देख लें टेक्सटाइल कहाँ जा रही है, हमारे दौर में टेक्सटाइल बूम कर रही थी। तो अब मुझे नहीं समझ आती कि ये कहाँ से करेंगे, क्या करेंगे। तो लेट्स सी। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर इसी मंजरनामे को देखा जाए, अगर इसी तरह की हाथ बंधे हुए हैं, तो फिर विफाकी सतह पे तश्कील दिया गया बजट, क्या आप समझते हैं कि इन हालात में मुख्तलिफ हो सकता है? मुझे नहीं समझ आती ये इसको कैसे मैनेज करेंगे, लेकिन फिर देख लेते हैं। लेट्स सी। देखिए, पाकिस्तान बेहतर होता है, इससे बेहतर कोई चीज नहीं है। हमारे लिए, हम सब के लिए पाकिस्तान बेहतर है। हम अपनी लड़ाइयां लड़ते रहेंगे आपस की, लेकिन पाकिस्तान को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए, प्रॉब्लम ये होता है जो मैरिट पे लोग नहीं होते, जो 2 नंबरी करने वाले होते हैं, वो चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, वो चीज कहीं ना कहीं सामने आती है। ये अल्लाह ताला का उसूल है, ये अल्लाह ताला का उसूल है कि जुल्म का सिस्टम नहीं चल सकता। अगर आप जुल्म करना शुरू कर दोगे, वो नहीं चलेगा। ये अल्लाह का उसूल है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो इस वजह से मुझे सिर्फ डर ये लगता है कि ये इन लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए इस पूरे मुल्क को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। दैट इज व्हाट आई एम वरीड अबाउट। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे वहाँ पे इंडिया कहता है कि हम पानी नहीं छोड़ेंगे, इन लोग तरफ अब के फॉरेन मिनिस्टर साहब कहते हैं कि इस वक्त अचानक अभी हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई, आप क्या उस दिन तक वेट करोगे जब प्रॉब्लम हो जाए? दैट विल बी अ लिटिल टू लेट। फिर हमारे जो है, मेरे ख्याल में वो अवान साहब है, वो कहते हैं कि जी हम इंडिया के साथ बात कर सकते हैं इसके ऊपर, रीनेगोशिएशन के ऊपर। भाई, भला क्यों बात करोगे? ये जो सिंध तास मुआहदा है, ये एक किस्म का आप ये समझे कि वो डील है जिसके अंदर आप वापस गए तो आपको नुकसान ही नुकसान हो। तो इस तरफ सोचे भी मत, हमें अपने टारगेट्स जो हैं वो सेट करने और उस तरफ को तवज्जो देनी है। बसूरत दीगर जो है वो हमारे लिए नुकसान होगा, और उस नुकसान से बचने के लिए हमें सब कुछ करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद वाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।